करोड़पति की घमंडी बेटी ने खेत में काम कर रहे लड़के का मजाक उड़ाया, मगर 7 दिन बाद सच्चाई जानकर उसके होश उड़ गए। दोस्तों, मुंबई की चमकती सड़कों, ऊंची इमारतों और महंगी गाड़ियों के बीच पली बढ़ी नीना शर्मा को हमेशा से यही लगता था कि दुनिया 2 हिस्सों में बंटी हुई है। एक वह जहां उस जैसे लोग रहते हैं और दूसरा वह जहां बाकी सब लोग रहते हैं। नीना के पिता राजेश शर्मा देश के बड़े उद्योगकारों में गिने जाते थे। उनकी कंपनी का कारोबार कई शहरों में फैला हुआ था। हजारों लोग उनकी कंपनी में काम करते थे। पैसे, शोहरत और ताकत की उनके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसी ऐश शव आराम के माहौल में नीना के मिजाज में धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा था। उसे लगने लगा था कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है और जो अमीर है सिर्फ वही इज्जत के लायक है। एक शाम राजेश शर्मा दफ्तर से लौटे तो नीना से बोले, नीना, इस हफ्ते हमें अपने गांव सुंदरपुर जाना होगा। नीना ने हैरानी से पूछा, गांव? गांव? किस लिए? राजेश शर्मा ने संजीदा लहजे में कहा, तुम्हारे चाचा के बेटे की शादी है, खानदानी तकरीब है, हमें जाना ही पड़ेगा। नीना का चेहरा फौरन बदल गया। डैड, आप जानते हैं ना, मुझे गांव बिल्कुल पसंद नहीं। वहाँ न ढंग के होटल होते हैं, न माहौल। मैं वहाँ कैसे रहूंगी? राजेश शर्मा ने उसकी तरफ देखा और गहरी आवाज में बोले, नीना, जीवन केवल बड़े शहरों और ऐसी कमरों तक सीमित नहीं होता। कभी कभी इंसान को अपनी जड़ों के पास भी जाना चाहिए। नीना ने मन मारकर कहा, ठीक है, मैं चलूंगी, लेकिन सिर्फ इस बार। 2 दिन बाद सुबह एक लग्जरी कार मुंबई से सुंदरपुर गांव की तरफ रवाना हुई। कार में नीना के साथ उसकी 2 सहेलियां भी थीं। रास्ते में शहर की भीड़ धीरे धीरे कम होती गई। बड़े बड़े फ्लाईओवर की जगह अब खेत, दरख्त और खुले मैदान दिखाई देने लगे। नीना खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। कुछ देर बाद कार एक कच्ची सड़क पर पहुंची। दोनों तरफ हरे भरे खेत थे। हवा में मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी। अचानक नीना की नजर एक खेत पर पड़ी। वहां एक युवा मिट्टी से सने कपड़ों में खेत को पानी दे रहा था। धूप बहुत तेज थी, मगर वह बिना रुके अपने काम में लगा हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। नीना ने फौरन ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। कार रुक गई। नीना और उसकी सहेलियां उतरकर उस खेत की तरफ देखने लगीं। एक सहेली हंसते हुए बोली, देखो, यही असली गांव वाली जिंदगी है। दूसरी बोली, इतनी गर्मी में भी काम कर रहे हैं, उन्हें थकान नहीं होती क्या? नीना मुस्कुराई और बोली, शायद यही उनकी किस्मत होती है। उनकी आवाज उस लड़के तक साफ पहुंच रही थी, मगर उसने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। वह खामोशी से अपना काम करता रहा। नीना को उसकी यह बेपरवाही अच्छी नहीं लगी। उसे उम्मीद थी कि वह कुछ बोलेगा या कम से कम उनकी तरफ देखेगा, मगर उसकी खामोशी जैसे नीना को चुनौती दे रही थी। नीना ने ऊंची आवाज में कहा, लगता है उसे हमारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर उसने कंधे उचकाए और बोली, चलो यहां से, टाइम वेस्ट हो रहा है। तीनों वापस कार में बैठ गईं और गाड़ी आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद वह सुंदरपुर गांव पहुंच गई। गांव में शादी का माहौल था। घर के बाहर रंगीन लाइटें लगी हुई थीं। आंगन में लोग इकट्ठे थे। ढोलक की आवाज गूंज रही थी और हर तरफ खुशी का समा था। नीना ने चारों तरफ देखा। यह माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। शाम होते होते शादी की तैयारियां जोरों पर पहुंच गईं। मेहमान धीरे धीरे जमा होने लगे। नीना और उसकी सहेलियां भी महंगे कपड़ों में तैयार होकर आंगन में आ गईं। जहां भी वह जाती, लोग उन्हें देखकर आपस में बातें करने लगते। इसी बीच नीना की नजर अचानक एक कोने में खड़े एक युवा पर पड़ी। वह वही लड़का था जिसे उसने रास्ते में खेत में देखा था, लेकिन इस बार उसने साफ सुथरा कुर्ता पहना हुआ था, कंधे पर गमछा था और चेहरा पहले की तरह पुरसुकून था। नीना ने अपनी सहेली को धीरे से कुहनी मारी और कहा, देखो, वही खेत वाला लड़का। सहेली हंसते हुए बोली, और शादी में भी आ गया। नीना के चेहरे पर फिर वही घमंड भरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, चलो थोड़ा मजा लेते हैं। वह अपनी सहेलियों के साथ उस युवा के पास चली गई। नीना ने तंजिया अंदाज में कहा, अरे भाई, सीधे खेत से ही आ गए क्या? आसपास खड़े कुछ लोग खामोश होकर उनकी बात सुनने लगे। नीना आगे बोली, कम से कम शादी में आने से पहले कपड़े तो बदल लेते। उसकी सहेलियां हंसने लगीं। युवा ने एक पल के लिए नीना की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी।
फिर उसने बिना कुछ कहे वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। नीना ने कंधे उचकाते हुए कहा, अजीब लोग होते हैं यहाँ। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के का वह मजाक उड़ा रही थी वह कोई आम इंसान नहीं था। उस युवा का नाम वीर प्रताप था। सुंदरपुर गांव उसका घर जरूर था, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ इस गांव तक सीमित नहीं थी। देश के कई शहरों में उसकी कंपनी के दफ्तर थे। हजारों लोग उसके साथ काम करते थे। करोड़ों का कारोबार उसकी एक योजना से चलता था। लेकिन इन सब के बावजूद उसने अपनी सादगी और अपने गांव को कभी नहीं छोड़ा था। उधर नीना के लिए वह अभी भी सिर्फ एक खेत में काम करने वाला आम लड़का था। अगले दिन शादी की रस्में खत्म हुई और नीना अपनी सहेलियों के साथ वापस मुंबई लौट आई। रास्ते भर वह उसी लड़के की बात करती रही। नीना हंसते हुए बोली, गांव के लोगों की सोच भी गांव जैसी ही होती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसके घमंड की बुनियाद हिला देगा। खैर दोस्तों, मुंबई लौटते ही नीना शर्मा फिर से अपनी उसी चमकदार दुनिया में वापस आ गई। बड़े ऑफिस, महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े और हर शाम होने वाली बिजनेस पार्टियां, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। उसे लग रहा था कि गांव की वह छोटी सी बात अब पीछे छूट चुकी है। वह फिर से उसी आत्मविश्वास और घमंड के साथ अपने पिता की कंपनी के कामों में दिलचस्पी लेने लगी थी। एक सुबह राजेश शर्मा नाश्ते की मेज पर बैठे हुए बोले, कल तुम्हें हमारे एक बहुत बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट की मीटिंग में जाना होगा। नीना ने जिज्ञासा से पूछा, किस तरह की मीटिंग? ये एक साझेदारी की मीटिंग है। अगर सब ठीक रहा तो हमारी कंपनी का कारोबार कई गुना बढ़ सकता है। इस बार मैं चाहता हूं कि तुम हमारी कंपनी की नुमाइंदगी करो। नीना के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। उसने फौरन कहा, डोंट वरी डैड, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन सुबह नीना अपनी लग्जरी कार में बैठकर उस बड़े कॉरपोरेट ऑफिस की तरफ रवाना हुई जहां मीटिंग होने वाली थी। वह इमारत शहर की सबसे शानदार इमारतों में से एक थी। शीशे की ऊंची दीवारें, सजे हुए बागात और सिक्योरिटी में खड़ी कई गाड़ियां, सब कुछ उस जगह की ताकत और हैसियत को जाहिर कर रहा था। जैसे ही कार मुख्य गेट के पास पहुंची, नीना बाहर उतरी और चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसी समय गेट के पास खड़ा एक आदमी उसकी नजर में आया। नीना कुछ लम्हों के लिए उसे देखती रह गई। वह वही युवा था जिसे उसने कुछ दिन पहले सुंदरपुर के खेत में देखा था, वीर प्रताप। लेकिन इस बार भी वह बिल्कुल सादे कपड़ों में था। नीना के चेहरे पर फौरन वही पुरानी मुस्कान आ गई जिसमें घमंड साफ झलक रहा था। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और तंजिया अंदाज में बोली, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वीर ने पुरसुकून नजर से उसकी तरफ देखा मगर कुछ नहीं बोला। नीना ने आगे कहा, लगता है खेत में काम करके दिल भर गया, अब शहर में नौकरी ढूंढने आ गए हो। पास खड़े कुछ सिक्योरिटी गार्ड ये सब सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें सच्चाई मालूम थी मगर वह कुछ कह नहीं पा रहे थे। नीना फिर हंसते हुए बोली, वैसे यहाँ बड़ी कंपनी है, अगर किस्मत अच्छी हुई तो शायद तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाए। वीर प्रताप अब भी खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर वही सुकून था। गार्ड्स में से एक ने कुछ बोलने की कोशिश की मगर वीर ने हल्के से हाथ उठाकर उसे रोक दिया। फिर वह बिना कुछ कहे गेट के अंदर चला गया। नीना ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, अजीब लोग होते हैं। फिर वह भी अंदर चली गई। मीटिंग शुरू होने में अभी कुछ वक्त था। बड़े बड़े बिजनेसमैन और निवेशक धीरे धीरे मीटिंग हॉल में आ रहे थे। हर कोई अपने अंदाज में बातचीत कर रहा था। नीना भी जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसे पूरा भरोसा था कि वह इस मीटिंग में सबको प्रभावित कर देगी। कुछ ही देर में हॉल लगभग भर चुका था। अचानक हॉल के दरवाजे खुले। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गईं। अंदर एक लंबा, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति दाखिल हो रहा था। उसने काला सूट पहन रखा था और उसके साथ कंपनी के कई सीनियर अधिकारी चल रहे थे। जैसे ही वह अंदर आया, पूरे हॉल में सम्मान भरी खामोशी छा गई। नीना ने भी उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसका चेहरा जैसे जम गया। वह कोई और नहीं बल्कि वीर प्रताप था, लेकिन इस बार वह वही सादा किसान नहीं लग रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी मौजूदगी पूरे कमरे को प्रभावित कर रही थी। नीना को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही इंसान है जिसे उसने कुछ देर पहले गेट पर बेइज्जत किया था। उसने धीरे से अपने पास बैठे एक व्यक्ति से पूछा, ये कौन है? वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, आप इन्हें नहीं जानती, यह इस पूरे ग्रुप के मालिक हैं, मिस्टर वीर प्रताप। नीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसके जहन में अचानक सुंदरपुर का खेत घूम गया। शादी का वह मंजर याद आ गया और फिर कुछ देर पहले गेट पर कही गई अपनी बातें। उसे ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। उधर वीर प्रताप ने मीटिंग का आगाज किया। उसकी आवाज पुरसुकून थी, मगर उसमें एक अलग ही आत्मविश्वास था। वह प्रोजेक्ट की योजना के बारे में विस्तार से बता रहा था। हर शब्द स्पष्ट और मजबूत था। हॉल में बैठे सभी लोग पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन नीना के लिए उस समय मीटिंग में कही जा रही बातें सुनना मुश्किल हो रहा था। उसके कानों में बस अपनी ही कही हुई बातें गूंज रही थीं। खेत वाला लड़का, गंदे कपड़े, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, हर शब्द अब उसे अपने ऊपर बोझ की तरह महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हो गई। लोग एक एक करके वीर प्रताप से हाथ मिलाने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। नीना अपनी जगह खड़ी थी, मगर उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उसके दिल में बस एक ही बात चल रही थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हॉल धीरे धीरे खाली होने लगा। नीना ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए वीर प्रताप के केबिन की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। मैडम, सर अभी व्यस्त हैं, आप अंदर नहीं जा सकती। नीना ने धीरे से कहा। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है, सिर्फ 2 मिनट। गार्ड ने अंदर इंटरकॉम किया, मगर जवाब आया, अभी किसी को अंदर नहीं भेजना है। नीना कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर उसने आहिस्ता से सर झुका लिया और वापस मुड़ गई। उसके दिल में पछतावे का एक भारी एहसास उभर रहा था। उसे अब समझ आने लगा था कि इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं होती, लेकिन अब उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि क्या वीर प्रताप उसे कभी माफ करेगा। उस रात नीना शर्मा अपने कमरे में देर तक जागती रही। मुंबई की चमकती रोशनियां खिड़की के बाहर वैसे ही जगमगा रही थीं, मगर उसके अंदर अजीब सा सन्नाटा था। वह बार बार वही मंजर याद कर रही थी। सुंदरपुर का खेत, शादी में किया गया उसका मजाक और ऑफिस के बाहर बोले गए तंज। हर याद उसके दिल पर बोझ की तरह बैठ रही थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि घमंड इंसान को कितना छोटा बना देता है। वह सोचती रही कि जिस इंसान को उसने एक आम किसान समझा, वह हकीकत में इतना बड़ा उद्योगकार निकला। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने हर बार उसकी बेइज्जती का जवाब खामोशी से दिया। सुबह होने तक नीना ने एक फैसला कर लिया। वह अब अपनी गलती से भागेगी नहीं। उसे वीर प्रताप से मिलकर माफी मांगनी ही होगी। अगले दिन वह फिर उसी कॉरपोरेट ऑफिस पहुंची, मगर इस बार उसके चेहरे पर पहले वाला आत्मविश्वास नहीं था। वह खामोशी से अंदर गई और सीधी रिसेप्शन पर पहुंचकर बोली, मुझे मिस्टर वीर प्रताप से मिलना है। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने नरमी से पूछा। मैडम, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? नीना ने आहिस्ता से सर हिलाया। नहीं, लेकिन मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ देर बाद पैगाम अंदर भेजा गया। थोड़ी देर इंतजार के बाद जवाब आया कि वो अंदर आ सकती है। नीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे वीर प्रताप के केबिन की तरफ बढ़ी। दरवाजा खुला और वो अंदर चली गई। वीर प्रताप अपनी कुर्सी पर बैठा कुछ फाइलें देख रहा था। उसकी मेज पर कई दस्तावेज रखी थीं और कमरे का माहौल पुरसुकून था। नीना चंद कदम आगे बढ़ी और रुक गई। वीर ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा और संजीदा लहजे में कहा, हाँ कहिए। नीना के लिए बोलना आसान नहीं था। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। आपसे माफी मांगने आई हूँ। वीर प्रताप चंद सेकंड खामोश रहा, फिर उसने सीधा सवाल किया, किस बात की माफी? नीना की आंखों में नमी आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने आपको गलत समझा, गांव में भी और यहाँ भी। मैंने आपकी बेइज्जती की। वीर ने कुर्सी पर हल्का सा पीछे होते हुए कहा, तो अब अचानक माफी क्यों? नीना के पास इस सवाल का आसान जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, क्योंकि अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। वीर प्रताप ने पुरसुकून मगर गहरी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगा था जो इंसान सादे कपड़े पहनता है वो छोटा होता है? नीना ने नजरें झुका ली। वीर ने आगे कहा, अक्सर लोग पैसे को ही असल पहचान समझ लेते हैं, लेकिन असल पहचान इंसान के काम और उसके बर्ताव से बनती है। नीना खामोश रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मैं सच में बदलना चाहती हूँ। वीर प्रताप ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न सख्ती। वो बस पुरसुकून लहजे में बोला, माफी शब्दों से नहीं मिलती। माफी तब मिलती है
जब इंसान अपने बर्ताव से बदलाव दिखाता है। नीना ने उसकी बात गौर से सुनी। वीर ने आगे कहा, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती समझ आ गई है तो खुद को बदल कर दिखाओ, उसी दिन तुम्हें जवाब मिल जाएगा। नीना ने आहिस्ता से सर हिला दिया। उसने समझ लिया था कि यह सिर्फ माफी का सवाल नहीं, बल्कि उसकी सोच बदलने की शुरुआत है। वो बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल आई। उस दिन के बाद नीना ने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को संजीदगी से देखना शुरू किया। उसने अपने वालिद की कंपनी में काम शुरू किया, मगर इस बार सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि सच में सीखने के लिए। वो रोज सबसे पहले ऑफिस पहुंचती, मुलाजिमीन से बात करती, उनके काम और परेशानियों को समझने की कोशिश करती। धीरे धीरे लोग भी उसके बदलाव को महसूस करने लगे। एक दिन उसने अपने वालिद से कहा, डैड, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे लोगों की जिंदगी में वाकई फर्क पड़े। राजेश शर्मा ने तजस्सुस से पूछा, क्या करना चाहती हो? नीना ने संजीदगी से कहा, मैं गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाना चाहती हूँ जहाँ उन्हें अच्छी शिक्षा और इज्जत मिल सके। राजेश शर्मा ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ ही महीनों में सुंदरपुर गांव के पास एक नया स्कूल बनकर तैयार हो गया। यह स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि उन बच्चों के लिए एक नया मौका था जिन्हें पहले पढ़ने का मौका नहीं मिला था। नीना रोज वहां जाती, बच्चों के साथ बैठती, उनसे बातें करती और उनकी पढ़ाई में मदद करती। अब उसके चेहरे पर पहले वाला गुरूर नहीं था, वहां सिर्फ सादगी और अपनापन दिखाई देता था। गांव के लोग जो पहले उसे शहर की घमंडी लड़की समझते थे, अब उसके इस बदलाव को देखकर उसे इज्जत देने लगे थे। वक्त के साथ ये स्कूल पूरे इलाके में उम्मीद की नई किरण बन गया, लेकिन नीना को यह नहीं मालूम था कि एक दिन कोई खामोशी से इस स्कूल के बाहर खड़ा होकर यह सब देख रहा होगा। और वो शख्स कोई और नहीं, बल्कि वीर प्रताप था। दोस्तों, उस दिन दोपहर का वक्त था। सुंदरपुर गांव के बाहर बने इस नए स्कूल के आंगन में बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं। कोई बच्चा पढ़ रहा था, कोई मैदान में खेल रहा था और कुछ बच्चे दरख्त की छांव में बैठकर अपनी कॉपियों में लिख रहे थे। पूरे माहौल में एक सादगी थी, मगर इसी सादगी में उम्मीद की चमक भी साफ दिखाई दे रही थी। स्कूल के केंद्रीय दरवाजे के बाहर एक काली कार आकर रुकी। कार से उतरकर एक नौजवान ने धीरे से स्कूल के बोर्ड को देखा। इस पर बड़े हरूफ में लिखा था, नवदीप शिक्षा विद्यालय। उसने चंद लम्हे बोर्ड को देखा, फिर स्कूल के अंदर कदम रख दिया। आंगन में खड़े एक बुजुर्ग से उसने पूछा, ये स्कूल किसने बनवाया है? बुजुर्ग ने फख्र से कहा, साहब, शहर के बड़े उद्योगपति की बेटी ने बनवाया है। रोज यहाँ आती है, बच्चों को पढ़ाती है और उनका पूरा ख्याल रखती है। नौजवान ने हल्का सा मुस्कुराकर सर हिला दिया। फिर उसकी नजर सामने वाली जमात पर पड़ी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ रहे थे और उनके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की बच्चों को पढ़ाते हुए कह रही थी, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती। पढ़ाई इंसान को समझदार बनाती है और जीवन बदलने की ताकत देती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नीना शर्मा थी, लेकिन अब वो पहले वाली नीना नहीं रही थी। उसके चेहरे पर गुरूर की जगह सादगी थी और उसकी आवाज में अपनापन था। दरवाजे पर खड़ा नौजवान कुछ देर तक खामोशी से ये सब देखता रहा। फिर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। नीना ने मुड़कर देखा। जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर खड़े शख्स पर पड़ी, वो चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश रह गई। दरवाजे पर वीर प्रताप खड़ा था। चंद सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर नीना ने बच्चों से कहा, तुम लोग पढ़ाई करते रहो, मैं अभी आती हूँ। वो बाहर आ गई। वीर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। बच्चों की हंसी, उनके चेहरों की खुशी और स्कूल का माहौल बहुत कुछ कह रहा था। वीर ने पुरसुकून लहजे में पूछा, तो ये सब तुमने किया है? मैंने बस कोशिश की है खुद को बदलने की। वीर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, बदलाव शब्दों से नहीं आता, काम से आता है। और यहाँ जो मैं देख रहा हूँ वो सच्चा बदलाव है। नीना की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, उस दिन आपने कहा था कि माफी कमानी पड़ती है, मैं बस वही करने की कोशिश कर रही थी। वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, और तुमने वो कमा ली है। चंद लम्हे दोनों खामोश खड़े रहे। हवा हल्के हल्के चल रही थी और स्कूल के मैदान में बच्चे खेल रहे थे। वीर ने नीना की तरफ देखा और धीरे से कहा, नीना, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। नीना ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। वीर ने कहा,
जब मैंने तुम्हें पहली बार खेत में देखा था दीदी, तब मुझे लगा था कि तुम सिर्फ पैसे की दुनिया में रहने वाली लड़की हो, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ जी, कि तुम में दूसरों के लिए कुछ करने की सच्ची चाहत है। नीना खामोश रही। वीर ने आगे कहा, मैंने जीवन में बहुत लोगों को देखा है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलती मानकर खुद को बदलते हैं। जी। तुमने वो किया है, फिर उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, और शायद इसी वजह से मैं तुम्हें अब पहले से अलग नजर से देखता हूँ। नीना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वीर ने सीधे लफ्जों में कहा, नीना, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, और अगर तुम्हें भी ठीक लगे तो मैं चाहता हूँ कि हम अपनी जिंदगी साथ गुजारने के बारे में सोचें। चंद लम्हों के लिए जैसे वक्त ठहर गया। नीना की आंखों में हल्की हैरानी थी, मगर उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट भी थी। उसने आहिस्ता से कहा, शायद ये सब पहले होता तो मैं इसे समझ नहीं पाती, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि रिश्ते पैसे से नहीं, इज्जत और समझ से बनते हैं। वीर ने उसकी बात गौर से सुनी। नीना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर आपको लगता है कि हम साथ मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। कुछ ही दिनों बाद वीर प्रताप अपने खानदान के साथ राजेश शर्मा से मिलने मुंबई पहुंचा। दोनों खानदानों के दरमियान बातचीत हुई। राजेश शर्मा ने जब अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देखी तो उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए फौरन रजामंदी दे दी। कुछ वक्त बाद सुंदरपुर गांव में ही एक सादा मगर खुशियों से भरी शादी हुई। गांव के लोग, शहर के मेहमान और स्कूल के बच्चे सब इस शादी के गवाह बने। वही गांव जहां कभी नीना ने एक आम किसान समझकर वीर का मजाक उड़ाया था, उसी गांव में अब दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। वक्त के साथ वीर और नीना दोनों ने मिलकर उस स्कूल को और बड़ा बना दिया। अब वहां सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे और उनकी जिंदगी में नए सपने जन्म ले रहे थे। कभी गुरूर से भरी रहने वाली नीना अब इन्हीं बच्चों के दरमियान खड़ी मुस्कुराती थी, और उसे हर दिन ये एहसास होता था कि जिंदगी की असल अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि इंसानियत, इज्जत और सच्चे रिश्तों में होती है।